हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे आदर्श एवं अनादर्श विलयन। ये आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, इनको हम जानेंगे, इनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए आदर्श विलयन। क्या? आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन कैसे विलयन होते हैं? अच्छे विलयन। देखो व्यक्ति कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक अच्छे व्यक्ति और एक बुरे व्यक्ति। अच्छे व्यक्ति कौन होते हैं? जो नियमों का पालन करते हैं, नियम के साथ चलते हैं। ठीक है, नियम के साथ चले, नियमों का पालन करें, उन्हें अच्छे व्यक्ति। और जो नियम का पालन ना करे, नियम का उल्लंघन करे, उन्हें हम बोलते हैं बुरे व्यक्ति। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो विलयन है, वो विलयन भी हमारा दो ही प्रकार का होता है, एक आदर्श, एक अच्छा विलयन, एक अनादर्श, जिसे हम बुरा विलयन भी बोल सकते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे आदर्श विलयन, जिसको हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन। तो आदर्श विलयन होता क्या है, इस पे बात करेंगे। तो भाई साहब जो आदर्श विलयन होता है, एक ऐसा विलयन होता है जो राउल्ट नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है? राउल्ट नियम का पालन करता है। तो ये राउल्ट नियम क्या होता है? तो राउल्ट नियम हम पहले आपको समझा चुके, पहले आपको पढ़ा चुके। राउल्ट नियम को अगर देखा जाए तो राउल्ट नियम के अनुसार क्या होता है भाई साहब, जो विलायक का बासदाब होता है PA, ए फॉर क्या? विलायक, P फॉर बासदाब। मतलब विलायक का जो बासदाब होता है, वो बासदाब शुद्ध विलायक के बासदाब और विलायक के मूल प्रभास का क्या होता है? गुणनफल होता है। ये होता है राउल्ट नियम। ये क्या होता है? राउल्ट नियम। अगर कोई राउल्ट नियम का, अगर कोई भी विलयन राउल्ट नियम का पालन कर रहा है, अगर कोई भी विलयन हो, दुनिया का कोई सा भी विलयन हो, यदि वो विलयन राउल्ट नियम का पालन कर रहा है, मतलब उस विलयन के लिए क्या होगा? उस विलयन के लिए क्या होगा? जो विलायक का बासदाब होगा, वो विलायक का बासदाब शुद्ध विलायक के बासदाब और जो विलायक है इसके मूल प्रभास के गुणनफल के कैसा होगा? बराबर होगा। PA विलायक का बासदाब, जब नॉट लग गया तो ये शुद्ध विलायक का बासदाब बन गया। XA क्या होता है? विलायक के मूल प्रभास, क्योंकि X मूल प्रभास और A विलायक, मतलब ये विलायक की क्या हो चुका है? मूल प्रभास हो चुका है। ठीक है, तो अगर कोई राउल्ट नियम का पालन कर रहा है तो उसके लिए PA बराबर P0A.XA होना चाहिए। मतलब विलायक का बासदाब शुद्ध विलायक के बासदाब और विलायक के मूल प्रभास के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, अगर कोई विलयन राउल्ट नियम का पालन कर रहा है तो अब आती है बात कि आदर्श विलयन क्या होती है। तो मेरे भाई आदर्श विलयन एक ऐसे विलयन होते हैं जो राउल्ट नियम का पालन करते हैं। आदर्श विलयन एक ऐसा विलयन होता है जो राउल्ट नियम का पालन करता है, और वो राउल्ट नियम का जो पालन करेगा वो सभी तापों पर करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कम ताप पर राउल्ट नियम का पालन करेगा और अधिक ताप पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करेगा, तो फिर वो आदर्श विलयन नहीं है। अब आदर्श विलयन कब होगा? जब सभी तापों पर और सभी सांद्रताओं पर, मतलब सांद्रता भी यहाँ पर कुछ भी होनी चाहिए। सांद्रता कम हो तब भी राउल्ट नियम का पालन होना चाहिए, ज़्यादा हो तब भी राउल्ट नियम का पालन होना चाहिए। ऐसा नहीं है, सांद्रता मतलब क्या होता है? विलेय पदार्थ की मात्रा। विलेय पदार्थ की मात्रा, सांद्रता का मतलब क्या होता है? विलेय पदार्थ की मात्रा। यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम है तब भी उसको राउल्ट नियम का पालन करना चाहिए, अधिक है तब भी उसको राउल्ट नियम का पालन करना चाहिए। तो ध्यान रखना। तो ऐसा विलयन जो सभी तापों एवं सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करता है, क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। और एक बात और आदर्श विलयन के लिए, कि यदि आदर्श विलयन है तो आदर्श विलयन है तो इनके बनने में जो आपकी एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी का मतलब जानते हो? एंथैल्पी का मतलब होता है ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा। एंथैल्पी और जो आयतन होता है, आयतन, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब जो पहले पदार्थों की एंथैल्पी या ऊर्जा थी, जो पहले पदार्थों का आयतन था, वो ही अंत में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब विलयन बना रहे थे तो इनका आयतन
अलग था, एंथैल्पी अलग थी और बन गए तो इनका आयतन और एंथैल्पी अलग हो गए। जैसे एक उदाहरण के लिए आपको मैं समझाता हूँ, एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने क्या किया, मेथेनॉल को, किसको मेथेनॉल को और एथेनॉल को दोनों को मिलाया और मैंने क्या बना लिया, एक आदर्श विलयन बना लिया। क्या बना लिया, आदर्श विलयन बना लिया, एक विलयन बना लिया। ठीक है, जो विलयन क्या होगा, आदर्श मान लिया कि आदर्श, चलो, या फिर मैंने ऐसे समझ लिया कि ये विलयन बना लिया, इन दोनों को मिला लिया तो विलयन बन गया। क्योंकि हमें पता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए जाते हैं तो एक विलयन बनता है। तो इन दोनों पदार्थों को मिलाया तो मैंने क्या बना लिया, विलयन। ओके, समझ में आपको आया। अब यहाँ पर इनकी जो पहले एंथैल्पी और आयतन था और यहाँ पर इनका एंथैल्पी और आयतन जो पहले था वो मिलाने के बाद बदलेगा नहीं, जो पहले था वही अंत में रहेगा। तो ही ये आदर्श विलयन होगा। समझ में आपको आ रहा है? तो ध्यान रखना बिल्कुल आपको, जो इनका एंथैल्पी और आयतन पहले था वो अंत में भी रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले इनका एंथैल्पी और आयतन कुछ था, जब विलयन बन गया तो कुछ और हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना आपको, ऐसे विलयन जो सभी तापों और सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। इनके बनने में, जब ये बनते हैं तो एंथैल्पी और आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जो पहले था अंत में भी वही होगा। तो ही ये कौन सा विलयन होगा, आदर्श विलयन होगा। इतना आप समझ गए। अब यहाँ पर समझ लो, ये आदर्श विलयन समझ गए हो तो अब आप हेडिंग डाल दो आदर्श विलयन की शर्तें। ठीक है, तो यहाँ पर आदर्श विलयन की हम क्या दे रहे हैं, शर्तें दे रहे हैं। तो आदर्श विलयन के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए? तो दोस्तों आदर्श विलयन के लिए पहली शर्त ये है कि इसके लिए जो विलायक का वाष्पदाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्पदाब और विलायक के मूल प्रभास के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए। दूसरा, इसके जो विलायक के लिए है वो विलेय के लिए होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो विलेय का वाष्पदाब है वो विलेय का वाष्पदाब शुद्ध विलेय के वाष्पदाब और विलेय के मूल प्रभास के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। बी फॉर क्या होता है, विलेय। बी को हम किससे व्यक्त करते हैं, विलेय से। तो ये बी क्या है, दाब। तो ये विलेय का वाष्पदाब, ये शुद्ध विलेय का वाष्पदाब और ये विलेय के मूल प्रभास। तो विलेय का वाष्पदाब शुद्ध विलेय के वाष्पदाब और विलेय के मूल प्रभास के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ओके, अब थर्ड आपने देखा कि इसमें एंथैल्पी और आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो एंथैल्पी को हम व्यक्त करते हैं H से, परिवर्तन के लिए डेल। तो एंथैल्पी में परिवर्तन हो गया। H क्या है, एंथैल्पी, डेल क्या है, परिवर्तन। तो एंथैल्पी में परिवर्तन इसमें नहीं होता, मतलब ये जीरो होगा। एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता मतलब ये क्या होगा, जीरो होगा। और चौथी इसकी शर्त है, आयतन में भी इसमें परिवर्तन नहीं होता, मतलब ये भी आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे, ये इस आदर्श विलयन की शर्तें हैं। अब इसके एग्जाम्पल पे आ जाओ कि आदर्श विलयन क्या हो सकते हैं। तो मेरे भाई, यदि समान पदार्थों को मिलाओगे, लगभग समान पदार्थों को मिलाओगे तो आपका आदर्श विलयन बनेगा। जैसे आपने मेथेनॉल में, किसमें, मेथेनॉल। तो ये रहा आपका मेथेनॉल। मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है, CH3OH, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। यदि आपने मेथेनॉल में एथेनॉल मिला दिया, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। तो यदि आपने मेथेनॉल में एथेनॉल मिला दिया तो दोनों मिलकर आप बना लेंगे आदर्श विलयन। क्यों? क्योंकि ये समान है और ये समान क्वालिटी का है। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल, यदि आप बेंजीन में, किसमें, बेंजीन में आप मिला दोगे टॉलुइन, क्या मिला दोगे, टॉलुइन, तब भी आपका ये आदर्श विलयन बन जाएगा। क्योंकि बेंजीन और टॉलुइन दोनों में बेंजीन के गुण हैं। ठीक है, तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और इसका सूत्र होता है C6H5 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इन दोनों को मिला दोगे तब भी आपका आदर्श विलयन तैयार हो जाएगा, बन जाएगा। इतना आप समझ गए। तो ये रहा आपका आदर्श विलयन जो राउल्ट नियम का पालन
करता है। आई होप आप समझे होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो अब बात आती है अनादर्श विलयन की। तो अब आप अपनी कॉपी में डाल दीजिए हेडिंग अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन को आप समझिए, डाल ली हेडिंग अनादर्श विलयन। देखो, आदर्श अच्छा होता है जो राउल्ट नियम का पालन करता है, नियमों के साथ चलता है। अनादर्श बुरा होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो बुरा होता है जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, उल्टा हो जाएगा। ऐसे विलयन जो सभी तापों और सभी दावों पर, या फिर ऐसा बोल दें कि ऐसे विलयन जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इनके बनने में एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन होता है। अब भाई साहब, परिवर्तन होता है, इसको पकड़ो। अब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन कम होगा तब भी होगा और ज़्यादा होगा तब भी होगा। मतलब परिवर्तन तो परिवर्तन होता है, कमी हो या वृद्धि हो, दोनों स्थितियों में परिवर्तन होता है। जैसे मेरे पास 5 रुपये हैं, मेरे पास कितने हैं? 5 रुपये हैं। अब ये आज मेरे पास 5 रुपये हैं, कल मेरे पास बचें 4 रुपये, तब भी परिवर्तन होगा। यदि मेरे पास 6 रुपये हो जाते हैं तब भी परिवर्तन होगा। मतलब यदि मूल वस्तु जो है उसमें कमी हो या वृद्धि हो, परिवर्तन तो होता है, परिवर्तन तो होता है। तो एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन होता है। परिवर्तन ज़्यादा होगा और कम भी हो सकता है। तो मेरे भाई, यहाँ से परिवर्तन के आधार पर अगर देखा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं। जब आयतन और एंथैल्पी में वृद्धि होगी तो हमें मिलेगा धनात्मक अनादर्श विलयन। जब वृद्धि होगी मतलब ज़्यादा होगा तो धनात्मक अनादर्श विलयन मिलेगा, और जब हमें कमी मिलेगी तो हमें प्राप्त होगा ऋणात्मक अनादर्श विलयन। ध्यान रखना इस बात को। वृद्धि होगी धनात्मक अनादर्श विलयन, कमी होगी ऋणात्मक अनादर्श विलयन। मतलब अनादर्श विलयन जो है ना वो 2 प्रकार का होता है, धनात्मक अनादर्श विलयन, ऋणात्मक अनादर्श विलयन। एनी प्रॉब्लम? समझे? अब आप पहली हेडिंग डाल दो धनात्मक अनादर्श विलयन, डाल दो हेडिंग। क्या होता है उसको समझो। तो अनादर्श का बेटा है, अनादर्श का पुत्र है, अनादर्श का प्रकार है। तो अनादर्श राउल्ट नियम का पालन नहीं करता तो ये भी राउल्ट नियम का पालन नहीं करेगा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे विलयन जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करते, इनके बनने में एंथैल्पी और आयतन में क्या होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि धनात्मक है ना। तो एंथैल्पी और आयतन में क्या होगी? वृद्धि होगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है। ओके, चलो अब आ जाओ शर्तों पर। तो हेडिंग डाल दो आप शर्तें। क्या डाल दो? हेडिंग शर्तें। तो भाई साहब, इनके लिए जो विलायक का वाष्पदाब होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्पदाब और विलायक के मूल प्रभास के गुणनफल से ज़्यादा होगा। भाई साहब, वृद्धि हो रही है, वृद्धि का मतलब क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो विलायक का वाष्पदाब होगा शुद्ध विलायक के वाष्पदाब और विलायक के मूल प्रभास से ज़्यादा होगा। ये इनकी पहली शर्त है। दूसरी शर्त है, इनके लिए जो विलेय का वाष्पदाब होगा वो भी भाई साहब शुद्ध विलेय के वाष्पदाब और विलेय के मूल प्रभास के गुणनफल से ज़्यादा होगा। तीसरी भाई साहब इनकी बात है कि इनमें एंथैल्पी में क्या होता है? वृद्धि होती है। मतलब एंथैल्पी में क्या होगा? पॉजिटिव वृद्धि होगी। आयतन में भी भाई साहब इसमें वृद्धि होगी, तो डेल भी, आयतन में वृद्धि होगी मतलब डेल भी आपका कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। समझे? आयतन और एंथैल्पी दोनों में वृद्धि हो रही है। इनमें वृद्धि ज़्यादा होंगे, ये ज़्यादा होंगे, ये कहानी है इसकी, बस और कुछ नहीं। अब एग्जाम्पल पे बात करो तो एग्जाम्पल भी भाई साहब इसके सिंपल ही हैं। जैसे आपने जो मेथेनॉल था, क्या था? मेथेनॉल था। यदि मैंने मेथेनॉल में क्या मिला दिया? जल मिला दिया, तो ये अनादर्श का काम करेगा। देखो क्वालिटी अलग अलग है, ये अलग क्वालिटी का है और ये अलग क्वालिटी का है, और जब क्वालिटी अलग होगी तो वो राउल्ट नियम का पालन नहीं करेगा। ये कार्बनिक यौगिक है, ये अकार्बनिक यौगिक, तो ये बन जाएगा काम। ठीक है, CH3 सूत्र लिख दूं, CH3OH प्लस H2O। दूसरा एग्जाम्पल, आप एथेनॉल में जल मिला दो तब भी बन जाएगा। एथेनॉल में क्या मिला दो? जल मिला दो तब भी बन जाएगा। C2H5OH जल है ना, प्लस H2O।
प्लस H2 तब भी ये बन जाएगा। बेंजीन में जल मिला दो तब भी ये बन जाएगा। टॉलुइन में जल बना दो तब भी ये बन जाएगा। तो इस टाइप से आप कई एग्जाम्पल लिख सकते हो, बट मैंने क्या किया 2। अगर अलग अलग प्रकार के पदार्थ, अलग अलग क्वालिटी के पदार्थ मिला दोगे तो आपका ये धनात्मक अनादर्श विलयन बन जाएगा। तो ये आपकी शर्तें और ये जो है ना इसके एग्जाम्पल, आई होप आप पूरा समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बात पे अगर समझ गए हो तो डाल दो हेडिंग ऋणात्मक अनादर्श विलयन, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, तो ऐसे विलयन जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करते, इनके बनने में एंथैल्पी और आयतन में क्या होगी, ऋणात्मक है तो कमी, गिरावट। एनी प्रॉब्लम? शर्तें बिल्कुल उल्टा हो जाएंगी। इनमें क्या हो रहा है, ये चीज़ वृद्धि हो रही है, ये छोटा होगा, ये बढ़ रहा है, ये छोटा हो जाएगा। ये आपका पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव, सिंपल। यहाँ पर पी जो है था पहले बड़ा था धनात्मक में, इसमें छोटा हो जाएगा। यहाँ पी भी बड़ा था, यहाँ छोटा हो जाएगा, इनमें कमी हो जाएगी, मतलब ऋणात्मक। अब बची बात किसकी, एग्जाम्पल की। किसकी भाई साहब, एग्जाम्पल की। तो यदि आप अम्लों में मिला दोगे, क्या कर, अम्लों में जल मिला दोगे तो ये चीज़ बन जाएगी। अम्लों में जल मिला दोगे, ठीक है। जैसे आपने चलो इसको हटाता हूँ। जैसे आपने H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें आपने जल मिला दिया, आपका ऋणात्मक बन जाएगा। एंथैल्पी और आयतन में इसमें कमी हो जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार से आप दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, यदि आपने एसिटिक अम्ल CH3COOH इसमें आपने जल मिला दिया तब भी इनके एंथैल्पी और आयतन में कमी होगी, और कमी होगी इस आधार पर ये ऋणात्मक अनादर्श विलयन बनाएंगे। क्लियर है, बहुत जल्दी आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा धनात्मक और ऋणात्मक अनादर्श विलयन हुआ है। आई होप आप समझे होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भाई साहब आपको क्या करना है, जो आपने धनात्मक और ऋणात्मक अनादर्श विलयन पढ़ा है, इस धनात्मक और ऋणात्मक अनादर्श विलयन में अंतर करना है। देखो आपको अंतर होमवर्क में मैं 2 देता हूँ। कितने अंतर दूंगा, 2। पहला आपको आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर करना है, समझ लो। पहले आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर करना है आपको पहले, और दूसरा आपको धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन में अंतर करना है। अंतर कैसे करोगे, देखो पहला तो आप पॉइंट क्या लिख दोगे, जैसे आप आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर कर रहे हो, ठीक है। चलो यहाँ पर हमारा है आदर्श विलयन और यहाँ पर हमारा क्या है, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि राउल्ट नियम का पालन करते हैं, ये राउल्ट नियम का पालन नहीं करते, कोई दिक्कत। चलो दूसरा पॉइंट, इनके बनने में एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इनके बनने में एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन होता है। 2 हो गए। तीसरा पॉइंट आप शर्तों से उठाना। तो आदर्श विलयन की शर्त क्या थी, विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक के वाष्पदाब और विलायक के मोल प्रभास के बराबर था। तो अनादर्श में ये जो चीज़ है वो बराबर नहीं होगी, मतलब अनादर्श में ये जो Pa है वो P0A और XA के बराबर नहीं होगा, मतलब काट देना इसको। दूसरा 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आप क्या लिख देना, एग्जाम्पल लिख देना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख देना, आपका काम बन जाएगा, आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 4 अंतर हो जाएंगे, कर लोगे। अब बात आती है कि धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन में अंतर। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव लिखना, यहाँ पर आप नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक अंतर लिखोगे, कॉलम बनाओगे। पहला पॉइंट इसमें लिखना, इनके एंथैल्पी और इनके बनने में एंथैल्पी और आयतन में क्या होगी, वृद्धि होती है, और इनके बनने में एंथैल्पी और आयतन में कमी होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पर आप ये देख लेना कि डेल H बराबर क्या होता है, वृद्धि होती है, पॉजिटिव होगा, और इसमें डेल H कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगला पॉइंट आप ये जमा सकते हो, या अगला पॉइंट आप आयतन का लिख सकते हो, डेल भी प्लस होगा और यहाँ पर जो डेल भी होगा वो माइनस होगा, ऐसा कर सकते हो। चौथा आप ये बना लेना, एग्जाम्पल बना लेना, आपका काम बन जाएगा, और ये आप क्या कर सकते हो, अंतर कर सकते हो। तो ये चीज़ आप समझ गए हो, ये चीज़ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि वो आपका होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आपने परासरण और विसरण
पढ़ना है और परासरण और विसरण में अंतर करना है, ये भी आप अपनी कॉपी में जमा लेना, लिख लेना। आई होप आप पूरा क्लियर कर गए होंगे, जो आपको समझाया गया है, जो आपको बताया गया है। ठीक है, चलो तो मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके।